नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस, तीनों सोर्सेज से हमने करंट अफेयर कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस पेपर का आपको पता होगा, हिंदू का भी पता होगा, और जो पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट अफेयर कवर करवाते हैं और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। फ्री का जो मंथली पीडीएफ है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, या हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी बता दूँ आपको, हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में रहता है, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। तो कई बार बच्चों का कमेंट होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, मान लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि भैया तुम्हें जैसे गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं पता है या ब्यूरो का नहीं पता है, तो उनको तो देखो हिंदी में क्या ही लिखें, वो चीज़ें तो ऐसे लिखी जाएगी, सरकार लिख सकते हैं इसका। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हिंदी माध्यम के बच्चों को भी पता होना चाहिए। अब कमेंट करके ये मत बताना सर हमें तो इतना पता है ऐसा, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी थोड़ी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि भविष्य के ब्यूरोक्रेट हो तो इतना तो बनता है, ठीक है। अब देखो, एशियाई शेर के बारे में हम बात करें तो ये केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें आयुष्यन के स्टेटस के बारे में, तो इनको लुप्त प्राय, मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में रख के, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का जो एक्ट है उसकी अनुसूची 1 में इनको रखा गया है। और एशियाई शेर जो है ना, वो अफ्रीकी शेरों से छोटे होते हैं, और जो अफ्रीकी शेर होते हैं ना, उनको अगर आयुष्यन के स्टेटस की बात करें तो उनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये जो डेट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जामिनेशन, बिकॉज कई बार ऐसा हो गया है आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज करना भी पूछा जाने लग गया है पेपर में, चाहे वो कोई भी पेपर हो। इससे ही सवाल एक बार तो एक पीसीएस में भी पूछा गया था, और एक बार डायरेक्ट सीपीओ का पेपर था, जो सब इंस्पेक्टर लेवल का पेपर होता है उन पोस्टों के लिए, तो उसमें पूछे गए सवाल थे। तो देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि गिर शेर की जो परियोजना है वो 1972 में आती है। बाघ परियोजना अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 1973 को लेके आई जाती है। और मगरमच्छ के आंसू, मतलब मगरमच्छ परियोजना की बात करें हम तो ये 1976 में आता है, ठीक है। और गेंडा संरक्षण परियोजना राइनो वाला, ठीक है, 2005 में। और हाथी परियोजना की बात करें तो ये 1992। कभी ये नहीं कहा जाता मगरमच्छनी के आंसू, मगरमच्छ के आंसू ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, कैबिनेट ने 4 लेन ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट हैं, तो इनके लिए मंजूरी दी है कैबिनेट ने इनके निर्माण के लिए। तो भैया पहली बात तो हम ये भी बात करेंगे कि ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, ब्राउन फील्ड का क्या मतलब है। हाँ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इनको मंजूरी मिली पटना बिहार के, यहाँ पे ये बिल्कुल होंगे। और ये कनेक्ट करेंगे, जैसे पटना, आरा और सासाराम को कनेक्टिविटी मिलेगी इस कॉरिडोर से, जो NH 119 कैपिटल ए, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है 120.10 किलोमीटर की होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है। मैप में भी आपको ये भी दिखा देंगे इसमें कौन कौन से स्टेट हाईवे भी कवर होंगे, ठीक है, वीडियो के एंड में दिखा देंगे। ग्रीनफील्ड की गाइज हम बात करें तो ग्रीनफील्ड की देखो, ग्रीनफील्ड में आते हैं वो प्रोजेक्ट, देखो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। और सिर्फ ये था कि ग्रीनफील्ड के बारे में, मतलब रिसेंट कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट था उस टाइम पे भी, तो वो पूछा गया था। ग्रीनफील्ड की हम बात करें तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, देखो एक बिल्कुल स्क्रैच लेवल से नया अगर प्रोजेक्ट हम कहीं पे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसको ग्रीनफील्ड की श्रेणी में रखा जाता है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है पुनर्विकास, मतलब उसका रीडेवलपमेंट, दोबारा से रीडेवलपिंग किसी चीज़ को करें, दैट इज ब्राउनफील्ड कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिहार की कोसी मैची, ये दोनों ही नदियां हैं, वीडियो में नदी दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इनके बीच में अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत शामिल कर लिया गया है। और ये जो परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि वाली, ये कब आती है ये आपको पता होना चाहिए, 2015-16 में ये योजना बिल्कुल आती है। और इस कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को इसमें शामिल किया गया है। तो अब आपको कोसी नदी के बारे में भी पता होना चाहिए और मेची नदी के बारे में भी पता होना चाहिए। कोसी नदी की सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो कोसी नदी, ठीक है, इसको बिहार का शोक और सप्तकोशी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो नदी है ये सुनकोशी, अरुणकोशी और तमूर कोशी के संगम से बनती है। ये स्ट्रीम है तीनों, तीनों के संगम से फिर कोसी बन जाती है, ठीक है।
और इसकी लेंथ कितनी है ये ध्यान रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इतना बड़ा बात नहीं है। और कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और ये चीन, नेपाल और भारत से बिल्कुल फ्लो होती है, गुजरती है। अब हम बात करेंगे, और कोसी के ऊपर ही सवाल देखो बीपीएससी में भी पूछा गया था, बिहार पीसीएस सर्विस में, ठीक है, कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, शोर ऑफ बंगाल कौन सी नदी, सॉरी शोर ऑफ बिहार कौन सी नदी को कहा जाता है, शोर ऑफ बंगाल कौन सी नदी को कहा जाता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब बात करेंगे मेची नदी के बारे में। मेची नदी, तो देखो मेची नदी जो है महानंदा नदी की सहायक नदी है, और ये नदी भारत और नेपाल का जो सीमा पर ये एरिया है वहाँ से बिल्कुल फ्लो करती है, उनको बिल्कुल गुजरती है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत रूस नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ पे, चेन्नई। अब देखो लाइन तो ये सिर्फ हमने एक लिखी है, लेकिन सवाल कितने हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन से दो देशों के बीच में इंद्र अभ्यास होता है, तो भारत और रूस है। क्या ये नवल है या एयरफोर्स का है, किसका है, तो ये नौसैनिक अभ्यास है। इस बार कौन सा संस्करण था, ये 14वां संस्करण था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, ये चेन्नई में होता है। और ये इसकी स्थापना कब, 2003 में। 6 सवाल आपको एक लाइन से बिल्कुल निकल के आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड वॉच क्वार्टरली, इसका दूसरा संस्करण कौन लेके आता है, इसका ये ऐसा वाला ये लेके आया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, कमेंट करके बताओ नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय, इनमें सरकार ने एस्बेस्टस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एस्बेस्टस के बारे में बात करें तो देखो एस्बेस्टस जो है हमारे यहाँ तो सरकार ने अब बैन करने की बात कही है, लेकिन पिछले साल अगर हम बात करें मार्च के महीने में, पिछले साल मार्च के महीने में अमेरिका दैट इज़ यूएसए की सरकार ने इस पे प्रतिबंध पहले ही वहाँ लगा दिया था। और हम जो है एस्बेस्टस को रूस, कजाकिस्तान, ब्राज़ील, चीन यहाँ से आयात करते हैं। आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट, ठीक है, खरीदना, मतलब वहाँ से हम कोई चीज़ बाहर से ले रहे हैं अपने यहाँ के लिए, ठीक है। और एस्बेस्टस जो है 6 सिलिकेट खनिजों के लिए एक सामान्य सा शब्द यूज किया जाता है। गर्मी, अगर हम अब प्रॉपर्टी की बात करें तो गर्मी और ये जंग प्रतिरोधी है, गैर ज्वलनशील भी है, और ये लो हीट कंडक्टिविटी दैट इज कम तापीय चालकता, ठीक है, तो ये याद रख लो भैया। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई ने एटीएम लेन देन शुल्क 21 रुपया से बढ़ाकर 23 रुपये कर दिया है। तो ये न्यूज़ जो है स्पेशली बैंक के बच्चे याद रखें, यूपीएससी या दूसरे एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी काम की चीज़ है इसमें। जैसे एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, एटीएम होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है शायद आपको ध्यान ना रहे, है ना, तो शायद आपको ध्यान भी नहीं रहा होगा। तो ऐसे जो फुल फॉर्म होती है नॉर्मली वो ध्यान रखना। जैसे हमने रिसेंट 2-3 दिन पहले के वीडियो में एनपीसीए की फुल फॉर्म पूछी थी। और देखो एक बात बता देता हूँ मैं, जब से नोटबंदी हुई थी ना उसके बाद में पेपरबंदी भी होने लग गई। पेपरबंदी का मतलब है पेपर में भैया ऐसी वाली चीज़ पूछने लग गए हैं, है ना। वैसे तो पेपरबंदी की बात करोगे तो डिजिटल हर चीज़ हो चुकी है, एग्जाम भी बच्चों के आजकल डिजिटल चले हुए हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब से नोटबंदी हुई उसके बाद में इन डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत सवाल, ऑलमोस्ट अगर आप सिविल सर्विस के एग्जाम की बात करो ना, मेंस में भी आपको 4 से 5 सवाल डिजिटलाइजेशन बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स में बात करोगे तो 4 से 5 सवाल प्रीलिम्स में भी आराम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो एनपीसीआई द्वारा संचालित एनएफएस राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, ठीक है, ये भारत के एटीएम नेटवर्क का प्रबंधन करता है। क्या करता है, भारत का जो एटीएम नेटवर्क है उसका प्रबंधन करता है। और भारत का पहला जो एटीएम है वो 1987 में एचएसबीसी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कलारीपट्टू के बारे में। कलारीपट्टू जो है एक मार्शल कला है, कहाँ की है, केरल की है, ये ध्यान रखो आप। और थेयम की बात करें, थेयम लोक नृत्य, थेयम लोक नृत्य आपको कर्नाटक और केरल दोनों ही जगह ये नृत्य बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे त्रिसेवा अभ्यास, मतलब इसमें 3 सेवा, हमारी तीनों सेवाएं शामिल हैं इसमें, जिसका नाम है अभ्यास का प्रचंड प्रहार। कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब देखो यहाँ से भी जगह का नाम याद रखो कि कौन से प्लेस पे होता है, क्या नाम है अभ्यास का और कौन कौन इसमें शामिल हैं।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जैसे आरएएस का पेपर रिसेंट हुआ था 2 फरवरी को, उसमें सवाल पूछा गया था और उसमें जो एक्सरसाइज थी एज इट इज हमने बता भी रखी थी, करवा रखी थी, ठीक है, पुणे वाली शायद। नेक्स्ट देखो, नाग। नाग चर्चा में है। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली है डीआरडीओ के द्वारा, बिल्कुल। ये तीसरी पीढ़ी की सभी मौसम में मार करने वाली दागो और भूल जाओ मिसाइल है, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, निर्मित किया जाता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा और इसकी रेंज है 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिल्वा गार्ड के बारे में। ये एआई आधारित ड्रोन प्रणाली है, जर्मनी, बिल्कुल देश से किससे संबंध रखती है ये भी आपको ध्यान रखना है और पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो 27 मार्च 2025 को आईआईएससी बेंगलुरु में होता है। भारत का पहला है और पीआईबी में न्यूज़ में था तो हमने डिस्कस किया है, अदरवाइज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपका जो इंग्लिश का करंट अफेयर होता है वो क्या हिंदी वाले से डिफरेंट होता है? जी बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए तो हमारा इनिशिएटिव है कि हम आपको द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और जो सरकारी वेबसाइट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका जो करंट अफेयर एज इट इज़ जो इंग्लिश के बच्चों को देते हैं वो हिंदी के बच्चों को भी देते हैं। तभी तो बिल्कुल आपके लिए शानदार करंट अफेयर। और मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, उसके पीछे यही लॉजिक है कि हम सेम एज इट इज कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केईजाई दोयुकाई के अध्यक्ष, ये कंपनी है, इसके जो अध्यक्ष हैं ताकेशी निनामी। देखो चर्चा में होते हैं तो पूछ लिए जाते हैं, पीआईबी में भी ये न्यूज़ में आए थे तो आपको ध्यान रखना है फिर ये, ठीक है। और ये जापानीज हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे गाइया के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में बिल्कुल आया था न्यूज़ में कल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष वेधशाला मिशन है ये गाइया, ठीक है। गाइया की फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे तो इसका मतलब होता है जी फॉर ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक और इनफेरोमीटर एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, याद रखो पूरा इसको। और इसको दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। आकाशगंगा का सबसे सटीक 3 डायमेंशनल मानचित्र बनाने के लिए गाइया को भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मत्स्य 6000 के बारे में। मत्स्य 6000 के बारे में गाइस बात करें तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित भारत की समुद्रयान परियोजना के गहरे समुद्र मिशन का हिस्सा है, ठीक है। और ये मत्स्य 6000 जो है इसके ऊपर सवाल सीडीएस के पेपर में भी पूछा गया था। 5 अगस्त 2024 को पेपर था सीडीएस का, उसमें पूछा गया था और हमारे करंट अफेयर से आसानी से मिल गया था क्योंकि हम आपके लिए वही लेके आते हैं जो पेपर लेके आता है, ठीक है। मत्स्य 6000 जो है सतह से 6 किलोमीटर नीचे तक गोता लगाने में सक्षम रहता है। अब बेसिक बात करें हम, जैसे हमारा जो EEZ, व्हाट इज इट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज विशेष आर्थिक क्षेत्र, कितना किलोमीटर होता है? ये 200 न्यूटिकल माइल्स इसको कहते हैं, 200 समुद्री मील, जिसको किलोमीटर की भाषा में बात करें तो लगभग 370 किलोमीटर होता है। याद रखना, पूछा जा चुका है बहुत एग्जामों में, आपके भी पेपर में देखने को मिल सकता है। और हमारा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसमें हिंद महासागर की औसत गहराई की बात करें तो वो 3741 मीटर है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है और ये आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव है, टेक कृति 2025। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, कोई भी जो लेके आए तो ध्यान रखा करो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, आपको प्लेस इन न्यूज़ दिखाएंगे, उसके बाद में बिहार का वो कॉरिडोर दिखाएंगे। प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो म्यांमार और थाईलैंड, आपको पता है थाईलैंड में लोग क्यों जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, टूरिस्ट पर्पज से जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चर्चा में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे भूकंप के झटके देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको इससे अर्थक्वेक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ईपी सेंटर किसे कहते हैं। ईपी सेंटर ऊपर होता है या नीचे होता है?
फोकस कहाँ होता है, फोकल पॉइंट जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, बेसिक चीज़ें, सबसे पहले कौन सी वेव्स ग्राउंड पे आती हैं, उसके बाद कौन सी आती हैं, ऐसी सब चीज़ें बिल्कुल आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से कवर कर रखा है। तो एनसीईआरटी को भी देख लेना अच्छे से, और हमने भी अपने पुराने जो महीने के करंट अफेयर होते हैं उसमें पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। सवाल भी दिखा देंगे आपको कल की जो क्लास होगी उसमें, कि अर्थक्वेक बेस्ड सवाल क्या पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली, ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड के बारे में गाइस बात करें तो देखो, म्यांमार बिल्कुल आप देख पाएंगे ये पड़ता है म्यांमार, बर्मा के नाम से भी जानते हैं इसे। और ये सवाल मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूँ, 10-15 दिन पहले भी पूछा था कि म्यांमार को भारत के यहाँ से कौन कौन से राज्य टच करते हैं और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन से राज्य की छूती है। कौन सा राज्य था, कमेंट करके बताना वो, ठीक है। आज आपको बताना है थाईलैंड जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थाईलैंड जाने वाले हैं, लेकिन किसी काम से जाएंगे, बताएंगे वो काम क्या है, अगर कुछ आउटकम वहाँ से अच्छी निकलेगी तो एग्जाम के लायक, ठीक है। तो थाईलैंड जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमें जानना है कि थाईलैंड को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी कोई भी सुझाव, कोई सजेशन हो, उसके लिए भी आपका स्वागत रहता है। अब हम आपको बिहार दिखा देते हैं। देखो ये है बिहार का वो मैप है कॉरिडोर का, जहाँ से कॉरिडोर बिल्कुल, जिसमें पटना, आरा और सासाराम कवर होंगे, मेन जो शहर हैं ये भी हमने डिस्कस किए हैं। और ये जो है ग्रीन में यहाँ देख पाएंगे, ये हैं नेशनल हाईवे, और रेड वाले होते हैं स्टेट हाईवे, ठीक है। तो कोई कमेंट करके भी आप बता सकते हो, अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव जो भी रहता है। आप इससे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स SS, ठीक है, करके भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, ठीक। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय